अमर उजाला के इस संवाद में आप सबका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन की शुरुआत जब हुई और आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के विकास की बात की उन्होंने। उत्तर प्रदेश के विकास के जरिए भारत की इकोनॉमी में किस तरीके से यूपी आगे बढ़ सकता है और मदद कर सकता है, इसकी उन्होंने बात की। इसको मैं जोड़ता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात से कि कई बार उनके भाषणों में आपने सुना होगा 2047 के विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार करते हैं। और जब बात विकसित भारत की होती है तो उसमें युवा का एक बहुत बड़ा रोल होता है और स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हमारे देश में पहले बहुत सारी बातें होती रही, स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोशिशें होती रही, लेकिन नतीजे क्या रहे? वो धीरे धीरे बढ़ते रहे, लेकिन क्या उनको वो गति मिल पाई? लेकिन अब अगर आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरीके से युद्ध स्तर पर इस क्षेत्र में काम हो रहा है, वो अपने आप में काफी मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए भारत में वो स्किल्स तैयार हो रही हैं जो भारत के साथ साथ भारत को तो विकसित करने में योगदान देंगी ही, लेकिन दुनिया भर को भी और मदद करेंगी और आगे बढ़कर उनका साथ देंगी। और इसके लिए भारत सरकार का कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमशीलता मंत्रालय जो है वो लगातार काम कर रहा है। और आज श्री अतुल कुमार तिवारी जी हमारे साथ मंच पर हैं। आप सचिव हैं एमएसडीई के। सर, बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस संवाद कार्यक्रम में। सबसे पहले, क्योंकि बार बार स्किल डेवलपमेंट की बात होती रही है, सालों से हम सुनते रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इतना महत्वपूर्ण आज की डेट में हो गया है, पहले से था, क्यों हो गया है? और इसको थोड़ा इजी वर्ड्स में अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने बात की स्किल डेवलपमेंट को लेकर, ज्यादातर लोगों का, गांव घर के जो लोग हैं, उनको लगता है कि कुछ सीख लेना है बस, ये वाला एक थॉट प्रोसेस है। तो कितना महत्वपूर्ण है और कैसे बदलाव हो रहा है? थैंक यू आदर्श जी। जिस तरह से देश हमारा प्रगति कर रहा है, तो जिस तरह से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ये अत्यावश्यक है कि हम अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो हमारी यंग एज वर्कफोर्स जो है, उसको भी हम स्किल करें। और स्किलिंग हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है, पर इसकी परिभाषा और इसका महत्व आज के परिवेश में पहले से ज़्यादा हो गया है। और इसकी बड़ी अच्छी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है कि अगर हमारा देश युवाओं का देश है, तो उन्हें हमें एजुकेशन भी चाहिए और स्किलिंग भी चाहिए। ना सिर्फ एजुकेशन, ना सिर्फ स्किलिंग, वह दोनों की आवश्यकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने को स्किल, रीस्किल और अपस्किल कर पाएं। और ये जो हमारा एक गुरु मंत्र के जैसा जो है, ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है। और 2014 में इस मंत्रालय की स्थापना हुई और उसके बाद जो स्किलिंग इकोसिस्टम के बारे में एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग अगर हम अपनी स्कीम की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1.4 करोड़ लोगों को स्किलिंग दी गई। हमारे साथ ITIs हैं, जन शिक्षण संस्थान हैं, हमारे साथ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं। और सबसे जरूरी चीज जो अभी जो हुई है, वो कैसे एजुकेशन और स्किलिंग को साथ लाके की जाए, उस संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है, उसमें भी काफी उल्लेखनीय कार्यक्रम हुए, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम भारत अपने देश की बात करते हैं, युवा जितने हैं हमारे पास, और आगे ये जितना वर्कफोर्स की जरूरत है, खास करके भारत को भी, पूरी दुनिया को भी, डाइवर्सिफिकेशन बहुत है युवाओं में भी, हमारे यहाँ डेमोग्राफिकली भी। उस हिसाब से अगर मैं स्किल डेवलपमेंट में समझने की कोशिश करूं, तो क्या उसको लेकर के भी कुछ काम हो रहा है, डाइवर्सिफाई करना और उनको और गति के साथ आगे बढ़ाना? और इसको मैं जोड़ दूं साथ में कि अभी तक हम कहां पहुंचे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी स्किलिंग ये है कि इसको हम पहले एजुकेशन के साथ जोड़ें। हमारे लगभग 5 करोड़ बच्चे जो हायर एजुकेशन से निकलते हैं, और उनमें कैसे एजुकेशन के साथ स्किलिंग को अगर जोड़ा जाए, जो उपनिवेशवाद जो हमारी जो प्रणाली रही है, जिसमें डिग्री को ज्यादा महत्व मिला और स्किलिंग को कम मिला है, वो परिवेश हटना चाहिए। उस संदर्भ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एजुकेशन को स्किलिंग के साथ जोड़ें, जिसमें काफी उल्लेखनीय कार्यक्रम हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हुए हैं। अगर आप क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करें, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, कैसे स्कूल में स्किल को लेके आना, ताकि जो स्किलिंग जो पार्ट है उसको हम कैसे एस्पिरेशनल बना पाए बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि जो पढ़ नहीं पाया वो स्किलिंग कर रहा है। यह न हटाते हुए हम कैसे एजुकेशन के साथ स्किलिंग को जोड़ के मेन स्ट्रीमिंग करें, ये हमारे सबसे बड़ा अंडरलाइंग उद्देश्य हमारा ये रहा है। दूसरी बात यह है कि हम स्किलिंग के लिए ना सिर्फ उस स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस, बाकी जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी स्किलिंग लेके जाएं।
और साथ ही साथ हम कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम उसमें डाइवर्सिफाइड, लोकलाइज्ड, ओडीओपी के मुताबिक हम स्किलिंग कर पाए। तीनों दिशाओं में काफी हमने काम किया है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी लगभग 1.4 करोड़ हमने पीएमकेवाई के अंतर्गत की है। हमारे आईटीआई से लगभग आईटीआई में हमारे लगभग 15,000 आईटीआईज हैं जिसको हमने सुधारा है, जिसमें लगभग 20 लाख बच्चे हर एक साल निकलते हैं। और इस तरह से हम स्किलिंग को एम्बेड कर रहे हैं एजुकेशन के साथ। साथ ही साथ जो हमें जो लोकलाइज्ड, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न स्किलिंग की जरूरत है उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसमें एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आईटीआई से मैं शुरुआत करता हूं। अभी बीच में बहुत सारी खबरें आई, आप लोग भी इस पर काम कर रहे हैं कि आईटीआई से पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको आईआईटीज और आईएम्स में भी वो अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज कर पाएंगे, कुछ इस तरह की कोशिश भी जारी है। इससे एक तो फायदा कैसे होगा, और दूसरा अभी प्रेजेंट में जिस तरीके से दुनिया बदल रही है और हम जहां पर खड़े हैं, चुनौतियां कितनी हैं इसको लेकर? देखिए, स्किलिंग हमारी सबसे बड़ी चुनौती है हमारा सोचने का नजरिया। और एज ए सोसाइटी हमें ये सोचना चाहिए कि स्किलिंग में ये हुनर लेना जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एंड वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्क एंड हैंड वर्क। ये सबसे बड़ी बुनियादी जो समस्या है वो हमें एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम हमें देखना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, अभी जो हम देखा जा रहा है कि जो आईटीआई में भी जो हमारी अभी उनका एक ब्रांड वैल्यू बना हुआ है। आईटीआई में हमने बहुत सारे नए कोर्सेस हम लेके आए हैं। और जो स्किलिंग जो है उसको जो हमेशा से ये समझा जाता रहा है कि वो लोअर लेवल कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन का काम है, उससे हमें ऊपर उठ के आना पड़ेगा। और अभी ये देखा गया है कि जैसे आईआईटीज हैं और जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ भी स्किलिंग हो रही है। स्किलिंग का जो पैमाना जिसको एनएसक्यूएफ हम कहते हैं उसमें 1 to 8 तक का बना हुआ है। और वेरी हाई लेवल स्किलिंग की भी उतनी आवश्यकता है जितनी हमें लो लेवल स्किलिंग की आवश्यकता है। उस दिशा में बहुत सारे आईआईटीज में भी हम अपनी स्किलिंग करा रहे हैं। और जरूरत यह है कि जो हमारे स्किलिंग का जो पैथवे जो बन रहा है, जिससे कि आईटीआई का बच्चा जो कल को इंजीनियरिंग कर सके, पॉलिटेक्निक कर सके और हायर स्किलिंग कर सके, वो जो पैथवे है वो भी हमने तैयार किया हुआ है। जिससे हमें स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाना, उसको एम्बेड करना, उसको हाई लेवल स्किलिंग देना। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारा फ्यूचर वर्क चेंज हुआ है, जिसमें वर्क, वर्क प्लेस एंड वर्कर तीनों की परिभाषाएं बदली जो हमने कोविड के बाद देखा है, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम कैसे उसको नए आयाम दे पाए और कैसे रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे पास, ताकि हम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को भी हम अपस्किल कर पाए। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं समझना चाहता हूं जो मुझे लगता है, जिसके बारे में मैंने कई लोगों से बात की जब से मैं सेशन के लिए रिसर्च कर रहा था। लोगों का सवाल यह था कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो शायद पढ़े लिखे भी हैं लेकिन नौकरी नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें। जो सेट पैटर्न काम है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कारपेंट्री है, ड्राइवरी है, चाहे तमाम चीजें हैं, तो वो है, लेकिन वो चाहते हैं कि और बेहतर कुछ करें ताकि आगे लाइफ भी बेहतर हो। उनको एक तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, और दूसरा इस तरह से जब युवा को हमको आकर्षित करना है तो क्या हमको अपनी पेनिट्रेशन, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं तो आधार कार्ड की जैसे नहीं करनी होगी, हर जगह पहुंचना होगा? आपने एकदम सही कहा आदर्श जी। जैसा जी अभी जो हमारी युवाओं में आकांक्षाएं हैं और जिस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें उनको तैयार करना पड़ेगा, either way of mentoring or counseling or some other way, so they understand what are the opportunities available और उसको वो कैसे टैप कर सकते हैं। उस दिशा में हमें यह भी जरूरी है कि वो किसी एक बहुत ज्यादा एक्लेक्टिक ना रहे और ईज ऑफ एक्सेस भी लोगों को मिले। उस संदर्भ में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमने स्किल इंडिया डिजिटल हब हमने एक पोर्टल जो बनाया हुआ है। मैं सारे सम्मानित अतिथिगण से आग्रह करूंगा कि वो अपने मोबाइल पे उसको व्हाट्सएप ऐप के बारे में भी आप बता रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप वो भी। तो मैं चाहूंगा कि लोग उसको देखें। उसमें क्या किया हमने कि ईज ऑफ एक्सेस, कौन सा अगर मैं एक युवा हूं, मुझे अपनी स्किलिंग करानी है, तो मैं अपनी डिटेल अगर उसमें डालूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं कौन सी स्किलिंग के लायक हूं या कौन सी स्किलिंग में ज्यादा सुविधा है या ज्यादा नौकरी लगती है। पहली बात, उसमें छोटी सी काउंसलिंग भी डाली गई है ताकि मैं समझ सकूं कि मेरे प्री डायरेक्शंस, मेरे विचार भाव कहाँ किससे प्रभावित हो रहे हैं, वेदर आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्किल और दैट काइंड ऑफ स्किल, वो भी पता चलता है। दूसरा, वो स्किल्स कहाँ अवेलेबल है, वो भी हमने गति शक्ति प्लेटफॉर्म यूज करते हुए पूरे डिजाइन बताया कि अगर मैं आजमगढ़ में हूँ
तो मेरे आसपास में अगर मुझे ये स्किलिंग करानी है तो वो स्किलिंग कहाँ पे उपलब्ध है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें उसमें दी गई हैं। अगर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और मुझे अपस्किलिंग करना है, उस अपस्किलिंग कहाँ से उपलब्ध होगी, कितने पैसे लगेंगे, वो भी उसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने इसमें ये किया है कि इसको हमने जॉबएक्स करके स्किल इंडिया डिजिटल को जॉबएक्स से लिंक किया है। अगर मैं एक बार स्किल कर जाता हूँ और मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाती है तो वो सारी डेटा जो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास भी चली जाएगी, ताकि वो उनको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने ये स्किल ली और ये हमें जरूरत है, उसकी मैचिंग का भी काम वो करेगा। तो मेरे हिसाब से कि जो आज बच्चों की जो आज डिमांड, दे आर क्वाइट सिलेक्टिव दिस डेज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड द मीडिया एंड ऑल दैट। तो उस हिसाब से बच्चों को कस्टमाइज्ड उनके मुताबिक स्किलिंग कोर्सेज देना हमें बहुत जरूरी है, और ये स्किल इंडिया डिजिटल हमारा जो पोर्टल है वो इस सारी व्यवस्थाओं को देने में सक्षम है। एक इस चीज से जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है युवाओं का, बहुत बड़ा नंबर है जिनको स्किलिंग की जरूरत है, और वो स्किलिंग पाने के बाद वो सिर्फ अपने देश का नहीं दूसरे देशों में भी जाकर बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन एक तो उतना बड़ा लॉजिस्टिक, दूसरा जितना बड़ा नंबर युवाओं का है जिनको ट्रेनिंग चाहिए, क्या उस रेशियो में उनको ट्रेन करने के लिए हमारे पास मैन पावर, सिस्टम, लॉजिस्टिक अभी है, या हम उसको डेवलप करने के स्टेज में हैं? हमारे पास अभी स्किलिंग इकोसिस्टम काफी वेल डेवलप्ड है, और मंत्रालय बनने के बाद हमारे पास आईटीआई की संख्या बढ़ी है, हमारे पास शॉर्ट टर्म स्किलिंग की व्यवस्थाएं हैं, और जैसा मैंने कहा कि हम एजुकेशन के साथ मिलकर चल रहे हैं तो हमारी संख्या और भी ज्यादा बढ़ी है। हम लोकल एसोसिएशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी स्किलिंग करा रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी स्किलिंग करा रहे हैं। अगर हम एजुकेशन और स्किलिंग को साथ जोड़ते हैं, जिसमें बच्चों को, ये बात मुख्य जरूरी इसलिए है कि एजुकेशन के साथ साथ अगर बच्चों को काउंसलिंग दी जाए, उनकी जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप अगर दी जाए ताकि उनको जॉब के लायक बनाया जाए, उनको एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अगर दी जाए, तो जो हमारे बच्चे एजुकेशन जो बड़ी मात्रा में जो निकल रहे हैं वो दे विल बिकम मोर एम्प्लॉयबल। दूसरा क्या है कि उनको अगर हम अपनी जो जॉब एक्स के साथ लिंक करेंगे, देन विल आल्सो बी एबल टू असेस कि कहाँ पर जरूरत है। तो ये सबसे बड़ा जरूरी काम वो है। साथ ही साथ इसके बाद भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो छूट जाएंगे, उनके लिए हमारी व्यवस्था इकोसिस्टम इतनी है कि हम उनको उसके साथ भी शॉर्ट टर्म स्किलिंग या स्पेशलाइज स्किलिंग दे के भी जॉब के लिए लायक बना सकते हैं। ये हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है। प्रधानमंत्री जी एक बात बार बार कहते हैं कि आज के युवाओं को केवल नौकरी नहीं करनी है, उनको कुछ ऐसा अपने अंदर डेवलपमेंटल चेंज लाना है। मैं स्किल से इसको जोड़ रहा हूं कि वो नौकरी देने वाला बने। तो जो हमारा मंत्रालय है वो उस दिशा में किस तरीके से काम कर रहा है? मैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ देता हूँ। कैसे काम कर रहा है, इसके लिए क्या हम उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स अगर दिख रहे हो तो? बिल्कुल, जैसा आपने सही फरमाया, हमारे मंत्रालय सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप भी है। हमारी जो संस्थाओं, उद्यमशीलता की जो स्किलिंग देने की जो संस्थाएं हैं वो काफी विस्तार से फैली हुई हैं। हमारी एक निस्बत भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ में भी है, और उसके दौरान खासकर जो हमारे विमेन हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो लोग हैं, अभी हाल में हमने जो स्वनिधि में जिनको जो लोन मिल रहा है उनके लिए हमने स्किलिंग का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो जरूरत यह है कि हम, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आज की जनसंख्या को ये बताएं कि उनके उद्यमशीलता के बारे में उनकी थोड़ी सी स्किलिंग दी जाए, उनको कैसे फाइनेंशियल, डिजिटल और बाकी लिटरेसी दी जाए, और साथ ही साथ उनकी मेंटरिंग की जाए, फॉलो अप किया जाए एक 3-4 महीने या साल भर, ताकि उनको हम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन के साथ हम जोड़ सकें। जैसे आपने देखा होगा, हमने मेटा के साथ भी, हमने फ्लिपकार्ट के साथ भी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी, हमने सारी बड़ी बड़ी एजेंसियों के साथ भी हमने अनुबंध किए हुए हैं, और उसका उपयोग करते हुए हम ये जो चीजें जो हैं कि सिर्फ स्किलिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, स्किलिंग के बाद क्या, स्किलिंग के साथ 2 रास्ते निकलेंगे। एक तो या तो वो किसी नौकरी में लगे, या तो साथ साथ अपनी एक एंटरप्राइज बनाएं। एंटरप्राइज बनाने के बारे में उनको और भी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किलिंग की जरूरत है और क्रेडिट एंड मार्केटिंग की जरूरत है वो भी हम मुहैया करा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे जो निकल रहे हैं, दे कैन आल्सो बिकम एम्प्लॉयर गिवर रादर देन एम्प्लॉयर सीकर। एक बहुत बार बार ये सवाल दिमाग में आता है, कोविड के बाद, कोविड के पहले का एरा अलग था, 2014 में हमारा मंत्रालय बन गया था, उसके बाद से लगातार स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम हो रहा था। कोविड के बाद पूरी दुनिया बदली, तौर तरीके बदले, सोच बदले,
स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, इसमें कुछ बदलाव आया, वो चाहे कोर्सेज के लिहाज से हो, काम करने के लिहाज से हो, और सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों में भी देखें स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में युवा जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो उस लिहाज से भी अगर देखें। देखिए, कोविड से सबसे बड़ी बात हुई कि इट लेड टू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रप्शन, और सिर्फ हमारे पूरे जीवन में हमारा डिस्टर्ब हुआ, उससे हमारे बहुत सारी नई चीजें हमें मिली। पहली बात है कि ऑनलाइन, तो अभी जो ब्लेंडेड लर्निंग का जो मामला है वो हमने बढ़ाया आगे। हमारी भारत स्किल जो है उसमें बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल कोर्सेस हैं, वो उपलब्ध हुए। साथ ही साथ जो अभी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो एम्फेसाइज किया है, कैसे हम उसको रीजनल लैंग्वेजेस में लेके आए, कैसे AR VR लेके आए। जैसे अगर आप हमारे PM विश्वकर्मा की स्किलिंग का अगर फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो उसमें हर एक में QR कोड डाला हुआ है, और QR कोड को लगाते ही साथ उस व्यक्ति को ये दिख जाएगा वीडियो में या ऑडियो में कि क्या उसको और कैसे वो काम कर सकते हैं। तो जो हमारे जो डिलीवरी का जो पैटर्न है वो ऑनलाइन हुआ, जो हमारे कंटेंट है उसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई चीजें लेके आए, और ये सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल भी की गई। तो ये कोविड का एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ, और हमारी जो रिपोजिटरी ऑफ जो स्किल के बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही लार्ज स्केल में बढ़ी। साथ ही साथ आपने फरमाया कि हम बाहर भेजने के बारे में कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी हाल में जो G20 की जो हमारी पिछले साल जो हमारी हुई, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय G20 कंट्री में ये लिया गया कि G20 कंट्रीज अपनी जो स्किल सेट्स हैं, जहां जहां गैप्स उसकी वो एनालाइज करा के उसका इंफॉर्मेशन मुहैया कराएंगे। हमने मंत्रालय की ओर से लगभग 16 देशों में हमने सर्वे करके पता किया कि कहाँ कहाँ पे किस किस सेक्टर में किस किस जॉब की जरूरत है। साथ ही साथ उन कंट्रियों के साथ भी हमने अपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। और अभी अगर यूपी की बात करें, बनारस में हमारा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर चल रहा है, जिसमें हम काफी मात्रा में युवाओं को स्किल दे के बाहर भेज रहे हैं। इसमें इशू ये आता है कि हम जो स्किल जो दे रहे हैं वो उनकी जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। तो उसकी जो ट्रेड टेस्ट होती है उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। उनको ऑक्यूपेशनल इंग्लिश भी चाहिए, उनको पासपोर्ट फैसिलिटेशन भी चाहिए, उनको इमिग्रेशन फैसिलिटेशन भी चाहिए। ये सारी चीजें व्यवस्था करा के हम कर रहे हैं। और अभी हाल में आपने देखा होगा जो हमारे इंडिया इजराइल के बीच में जो डिस्कशन हुआ, उसके बारे में हमने यहाँ पे यूपी में हमने एक बड़ा सा कैंपेन चलाया था, और लगभग 4000 से ज्यादा लोगों ने वो सारी एग्जाम्स सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गए। उसी तरह नर्सेस के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, और भी जो इलेक्ट्रिशियन के मामले में, चाहे हमें जापान भेजना हो या जर्मनी भेजना हो या ऑस्ट्रेलिया भेजना हो या UAE भेजना है, सऊदी अरेबिया में जो भी लोग जाते हैं उसकी सारी स्किल टेस्टिंग हमारी संस्था करती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो बाहर जाने का जो अभी तक जो रिवाज रहा है, जो काफी थोड़ा सा इरेगुलर था, वो अब रेगुलर हो रहा है और लीगल हो रहा है। और साथ ही साथ हम स्किलिंग दे के लोगों को एक अच्छी जगह पहुंचा रहे हैं जहां से उनको परेशानी का फेस ना करना पड़े, और उनकी जो इकोनॉमिक माइग्रेशन जो है वो रेगुलर और सस्टेन्ड बेसिस पे हो सके। दुनिया की जरूरतें बहुत बदल रही हैं सर, और मेरे से बहुत अच्छे तरीके से आप इस बात को समझते हैं, क्योंकि उनको उस हिसाब से ही काम करने वाले लोग चाहिए होते हैं जिस हिसाब से जरूरतें बदल रही हैं। अब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, अब हम डिफरेंट लेवल पर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इस तरह की तमाम चीजें बदल रही हैं। अगर मैं इसको डिजिटल से जोड़ दूं तो वो भी बहुत बदलाव दिख रहा है डिजिटल वर्ल्ड में भी। उस हिसाब से हम कितना फोकस कर रहे हैं स्किल सेट्स डेवलप करने में, एक और कितना फोकस कर रहे हैं कि हम जो बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से खुद को भी बदलते जाएं, ताकि आगे जब जरूरत पड़े तो हम पीछे ना रह जाएं। देखिए, जहां जहां अभी आपने देखा होगा, चाहे आप हमारी लास्ट ईयर की बजट देखें या इस साल की बजट देखें, कोई भी नया सेक्टर आ रहा है उसमें स्किलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसमें भी स्किलिंग बहुत मुख्य है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो भी मुख्य है। हमारे इंडिया का जो स्केल है ना, वो काफी हाई से काफी ट्रेडिशनल तक है। अगर आप जल जीवन मिशन की बात करें, जिसमें सारे गांव में वाटर सप्लाई की गई है, उसमें हम कैसे मल्टी स्किलिंग करके गांव के युवतियों को हम ट्रेनिंग दें ताकि वो वाटर सप्लाई मेंटेन कर पाए, वो एक इशू हुआ। अगर PM विश्वकर्मा की बात करें, जो हमारे रेगुलर आर्टिजान्स हैं, उनको हम कैसे अप स्किलिंग करके टूल्स देके मार्केटिंग के साथ लिंक करके ट्रेड के साथ लिंक करके आगे बढ़ सके, वो भी एक इशू हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो या कहीं भी हो, उसमें स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने फरमाया कि इसको हम कैसे एम्बेड करके रेगुलर कर सकते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये हुआ, खासकर जो कोविड के बाद,
कि जो स्पेशलाइज स्किलिंग जो होती है वो उसको उसको उस पर एक महत्व बड़ा है। कहने का मतलब अगर हमारी आपकी कोई स्किल है और उसमें अगर हम एक और स्किल का एक पार्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो मेरी जो मार्केट में जो एम्प्लॉयबिलिटी है जो वो बढ़ जाएगी और मेरी नॉलेज स्किल भी बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स। उसके बारे में हमारी जो रेगुलेटर एनसीवीटी उन्होंने काफी काम किया हुआ है, जिसके माध्यम से ये हो पाएगा कि जो माइक्रो क्रेडेंशियल जो छोटा सा कोर्स हम बना के बच्चों को उपलब्ध करा सकें इसके लिए डिजिटल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, उनको लेने के बाद दे कैन बिकम अप टू डेट ऑन द स्किलिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर वर्क जॉब रोल्स एज वेल। बिसाइड्स दैट जो स्पेशलाइज सेक्टर्स हैं, जो एडवांस सेक्टर्स, उसमें भी हाई लेवल स्किलिंग की बात चल रही है जो हम एजुकेशन हायर एजुकेशन के साथ मिलकर भी हम मुहैया करा रहे हैं। सर, दुनिया की बात करते हैं, हम स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं, तो भारत हम ऐसे कौन कौन से स्किल सेट्स डेवलप कर रहे हैं जो दुनिया के लिए भी जरूरी है? हमको तो आगे बढ़ाएं लेकिन दुनिया के लिए जरूरी है और उनकी मांग ज्यादा है। अगर मैं एक फोकस करने की आपसे गुजारिश करूं, एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जहां से शायद हम सबसे ज्यादा लोगों को भेज रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, तो ऐसे कौन सा एक स्किल सेट है जिसको लेकर ज्यादा काम सफर हो रहा है लेकिन ज्यादा फोकस जिधर है या जिससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं बाहर भेजने के लिए भी और अपने यहाँ ले? देखिए, बाहर भेजने, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने बाकी देशों में जो जरूरत है उसका हमने आकलन किया है और आप सबको पता है कि कैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ी एजेड हो रही है, यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे कुछ कुछ क्षेत्रों में लोगों की संख्या जरूरत ज्यादा है। जहाँ हेल्थ केयर हो गया, होम केयर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, लीजर एक्टिविटीज हो गई और कंस्ट्रक्शन हो गए, इन सारे सेक्टर में उनकी काफी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमने देखा इजराइल के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोग जा रहे हैं, जैसे जापान के लिए हेल्थ में और जा रहे हैं, कहीं कि एग्रीकल्चर के लोगों को भी आवश्यकता पड़ रही है। तो दीज आर द सेक्टर्स विच आर बिकमिंग इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज आउटसाइड इंडिया और उसके लिए स्किलिंग हम अपने यहाँ पे करा रहे हैं ताकि हमारी जो स्किलिंग है उनके मानक के मुताबिक हो, ताकि उनको इंटीग्रेट करने में आसानी। महिलाओं को लेकर बहुत बात होती है, खास करके कोविड के बाद जो एक परिस्थिति बनी, इस तरह के क्षेत्रों में अगर बात करें तो महिलाओं को थोड़ा काम मिलना कम हुआ और अब भी कोशिश हो रही है कि वो रेशियो बढ़े। लेकिन अगर मैं स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से देखूं तो हम महिलाओं पर फोकस करके ऐसे कौन से काम या कौन से कोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या जिससे महिलाओं को फायदा मिल रहा हो, जो हमने चला रखे हो और उसको और एडवांस स्टेज में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? अगर महिलाओं की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो देखिए, महिलाओं के हम अगर आप हमारी स्किलिंग अगर आप देखेंगे तो वो एक लेवल पे जो एनएसक्यू लेवल 2 और 3 के लेवल बात करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है कोर्सेज रिलेटेड टू ब्यूटी, कोर्सेज रिलेटेड टू अपैरल डिजाइनिंग, कोर्सेज रिलेटेड टू होम केयर एक्सेट्रा। वहाँ पे महिलाओं की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा रही है। जहाँ तक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ की बात स्किलिंग बताएं, वहाँ भी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा रही है महिलाओं के लिए। और हमने ये भी पाया है कि एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नोट दैट हम अपनी जो ITI में जाते जहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो प्योरली इंडस्ट्रियल जो स्किलिंग होती है वहाँ भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो महिलाओं को ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उनको ऐसी व्यवस्था दें जो सुरक्षित हो, जो उनके काम के अनुरूप हो और उनको उसके बारे में उनका रुझान हम दे पाएँ। उस दिशा में हमने अपनी जॉब रोल्स में भी काफ़ी चेंजेस किए हैं। हमने अपनी स्किलिंग सेंटर्स में भी उनके अनुकूल बनाने का प्रयास किए हैं और खासकर मैं आपको बताऊं लगभग हमारे 28 हमारी संस्थाएं जो हैं सिर्फ महिलाओं के लिए, जिसको हम NSTIs कहते हैं, जिसमें महिलाओं को मात्र सिर्फ स्किलिंग दी जाती है। हमारी जन शिक्षण संस्थान की बात करें उसमें लगभग 85% आर द वीमेन। PMQI में अगर देखा जाए तो लगभग 55% वीमेन है। ITI में लगभग हमारे 40% हमारी वीमेन है। तो उस लहजे से देखा जाए तो महिलाओं का जो स्किलिंग का प्रतिशत वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एंड वेरी सून विल कम टू पॉइंट वेयर देयर विल बी टिपिंग पॉइंट where the women and males will have a similar proportion of the scaling. एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर मैं दूसरे देशों से कंपेयर करूं, यूके से, जर्मनी से, जापान से, और भारत के युवाओं को अगर देखूं तो रेशियो हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का कम नजर आता है, उनका रेशियो हमसे कहीं ज्यादा है। उसको इंप्रूव करने की कोशिश कैसे हो रही है? क्योंकि अभी भारत में अगर मैं इंटरनेट के हिसाब से देखूं तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी इंटरनेट नहीं है या नहीं पहुंचा या पहुंच रहा है। तो हम वहां तक पहुंच कैसे रहे हैं या पहुंचने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम जोड़ नहीं पाएंगे तो हम उनको डेवलपमेंट की तरफ या कम से कम अट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे कि एक ऑप्शन है और आपके पास, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई है या आपने पढ़ने के बाद आपके पास काम नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पहली बात जो है हमारी आपको स्किलिंग को ना
It is an intersection of two very important variables. One is education, other is the employment or production function. अगर हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लायक बनाएंगे, इंडस्ट्री नीड्स के लायक बनाएंगे, तो हमारी समस्या उस लेवल पे कम होगी. अगर हमारे एजुकेशन में हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इम्प्रूव होगी, जो हम चाह रहे हैं और जो हो रहा है, उससे भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी और वो स्किल की ओर, कौशल विकास की ओर उन्मुख होंगे. ये सबसे फंडामेंटल चीज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत करिकुलम फ्रेमवर्क, क्रेडिट फ्रेमवर्क और तमाम अपार स्टूडेंट रजिस्ट्री उसके माध्यम से सारी चीजें की जा रही हैं. इसके परिणाम आपको अब दिखने शुरू हो जाएंगे. इसमें काफी काम हो चुका है. दूसरी बात जरूरी है कि अगर इकोनॉमी पॉइंट्स अगर हम देखना चाहें तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी बहुत मामलों में अभी भी इनफॉर्मल है. We are dealing with a largely informal sort of economy. उस सेक्टर में स्किलिंग को हम कैसे प्रीमियम दिलवा पाएं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होगा. क्योंकि एक जो छोटा जो उद्योग है वो स्किलिंग के बारे में, स्किल्ड पर्सन्स के बारे में उसकी ज्यादा रुचि नहीं रहती. तो वो रुचि हम कैसे जनरेट कर पाएं, which can always come in the terms of the skill dividend which will come in way of efficiency and improve in the production. दूसरा, उसको हम कैसे वाइडली एक्सेसिबल करा पाएं, जो हम स्किल इंडिया डिजिटल और उसके माध्यम से कर रहे हैं. तीसरा, हम कैसे एमएसएमईज और बाकी संस्थाएं जहां पे ज्यादा लोग फॉर्मल इनफॉर्मल हैं, उनको हम स्किलिंग की ओर ले पाएं थ्रू अदर मीन्स. तीसरी बात जो कही जा रही है कि हम कैसे फॉर्मलाइज इकोनॉमी की ओर बढ़ें. तो आपने देखा होगा कि जैसा भी जो भी हम स्किलिंग या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कराते हैं, व्यू ऑफ ब्रिंगिंग दैट टुवर्ड्स द फॉर्मलाइज इकोनॉमी. जैसे अगर आप पीएम विश्वकर्मा में देखें या आप स्वनिधि में देखें, उनको फॉर्मलाइज इकोनॉमी में लाने के लिए, डिजिटल यूज करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है और उसको उनको इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं. तो जैसे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम एजुकेशन और स्किलिंग को मिलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी सारी फाउंडेशन तैयार है, दैट थिंग्स आर इन प्लेस और हमें सिर्फ आगे ले जाने की जरूरत है. जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो स्किलिंग की जो व्यवस्था उसको एक्सेसिबल, वाइडली डिस्पर्सिबल हमने बनाया, वो भी चल रहा है. हम चाहेंगे कि और से ज्यादा लोग स्किल इंडिया डिजिटल पे जुड़े, बच्चे लोग उसको डाउनलोड करें और जितना काम करेंगे उतना अच्छा इंप्रूव होगा वो. तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी के बारे में बात चल रहा है और जैसे जैसे हमारी नई संभावनाएं हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं, चाहे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हो या हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर या ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी और तमाम तरह की चीजें जो डेवलप की जा रही हैं, तो जब हम एजुकेशन, स्किलिंग, हायर एजुकेशन सबको मिला के चलते हैं, जब हम अपनी ग्राउंड लेवल पूरी अपनी, देयर इज नो कंफ्यूजन इन द what's internal drivers of this transition, और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और जिस तरह से स्किलिंग की जरूरत महसूस की जा रही है, जिस तरह से हम उसको ज्यादा से ज्यादा ईजियर वे में उसको मुहैया करा रहे हैं, जिस तरह उसको हम रिकॉग्नाइज करा रहे हैं, जिसको वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस चलाने के बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जब वी विल फाइंड मोर एंड मोर परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग स्किल्ड एंड प्रॉपरली स्किल्ड एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी बात मैं आपसे समझना चाहूंगा. जो कोर्सेज हम लोगों ने डिजाइन किए हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं, जिसके जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो युवा है वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए, उनके रिजल्ट्स या उनको हम कैसे परख रहे हैं कि उनके जो रिजल्ट हैं वो उतने उस तरह के हैं जैसा हम चाह रहे थे? देखिए, आपने ये एक हमारा एक कॉन्ड्रम हमारा बना हुआ है कि अभी तक जनरली स्किलिंग को थोड़ा लाइट हार्टेड, कैजुअल वे में लिया जाता था. Now, because of the changing reality, skilling has become a serious thing. तो उसमें जैसे मैं कहूँ कि इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड में हम क्या कर रहे हैं. इनपुट साइड में हम ये देख रहे हैं कि जो एबैस सिस्टम, आधार सिस्टम है या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है या दिन में 2 बार अटेंडेंस लेना, वो जरूरी. दूसरा, जो ट्रेनर हैं उनको हम कैसे अच्छी तरह से ट्रेन कर पाएं ताकि उनको स्किलिंग वो अच्छा दे पाएं, कैसे अपडेट कर पाएं, ये भी बड़ा इनपुट साइड इंपॉर्टेंट है. तीसरा, हम जो संस्थाएं ले रहे हैं वो संस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, जिसका मोटा मोटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, वो हमने रखा हुआ है. आउटपुट साइड में हम देख रहे हैं कि उनकी जो इवैल्यूएशन जो होंगी वो इवैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए प्रॉक्टर ड्रिवन इवैल्यूएशन होना चाहिए. आपको मैं बताने में हर्ष होगा कि अगर अभी जो किसी का भी किसी स्किल में इवैल्यूएशन होता है तो वो सारी चीजें वीडियो रिकॉर्डिंग माध्यम की जाती है और वो सारी चीजें हमारे डॉक्यूमेंट में रहती हैं ताकि हम बाद में भी उसको देख पाएं कि उसकी जो इवैल्यूएशन हुई थी वो तरीके से हुई. साथ ही साथ जो स्किलिंग का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हमने मॉडर्नाइज किया, बहुत सारी चीजें हमने उसमें हटाई
हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है, डिजिटल स्किल, फाइनेंशियल स्किल्स, बाकी जो स्किल्स है उसको हमने एम्बेड किया एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दैट। हम स्किलिंग में ये भी कर रहे हैं कि जो भी बंदा स्किलिंग करेगा वो सिर्फ क्लासरूम में ना रहे, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो, इंडस्ट्री के साथ भी लगे। बहुत सारी इंडस्ट्री जो अपनी स्किलिंग करा रहे हैं उनको भी अपने साथ लेके आना चाह रहे हैं कि आप अपनी स्किलिंग कराएं, जिसमें हम डुअल सिस्टम टीचिंग करते हैं। जो जैसे कि हमारा लड़का जो है वो 6 महीने हमारे ITI में पढ़ता है, 6 महीने वहां जाके पढ़ता है, फिर उसके आप असेसमेंट कराते हैं। तो मैं देखो इनपुट जो इंटरमीडिएट जो हम जो डाल रहे हैं, किस तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं, आउटपुट्स अगर हम देख रहे हैं, इन तमाम चीजों को करने से not only in the terms of attendance, but in terms of the content, in terms of the supervision, in terms of evaluation, and finally linking it through the technology to the JobX and other methods, that will have a seamless the movement of the person on the skilling landscape, so that वो बंदा education to work जो continuum है उसमें तरीके से पहुंच पाएगा। बहुत धन्यवाद अतुल सर, बहुत विस्तार से आपने स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो बातें की हैं, क्योंकि तमाम लोगों के मन में सवाल रहते हैं स्किल डेवलपमेंट को लेकर, और खास करके ये कि स्किल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो क्या वो केवल एजुकेशन से जुड़ा है या नॉन एजुकेशनल चीज है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन आपने बहुत विस्तार से इस पर बताया। बहुत धन्यवाद आपका अमर उजाला के इस संवाद में शिरकत करने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।